Hello, investors. Today, with us on this podcast, we have Mr. Hemant Bajaj, who is a lead analyst at Krishna Research and Analytics. He has been an investor for last 15 plus years and has seen business cycles over a period of time. He's also a mentor to us. So, in this podcast, we will try to learn about his journey, about his investing philosophy, and his key learning over the years from the markets. So, let's start. So, Hemant sir, we have been knowing you from last 3 years on a very formal note, and we have seen you getting evolved from a private investor to starting a firm in an organized structure like Krijuna. So, how your journey has been into the over the period of time? पहले तो भाई इतना फॉर्मल सेटअप जो है ना उसी में थोड़ा सा आंसर देने में ही डर लगता है, लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट इन माय आंसर्स. आई विल ट्राई टू टेल यू व्हाट मार्केट हैज टॉट मी. मेरी लाइफ की जर्नी में, मेरी स्टॉक मार्केट्स की जर्नी में मैंने क्या समझा है, मैंने क्या सीखा है, वो मैं आपको बहुत फॉर्मल मतलब बहुत ऑनेस्टली बताने की कोशिश करूँगा. So starting with how I started my journey, so I still remember that I was in 8th standard. My chacha, he was a sub broker at in a broking firm, and उनको मैंने स्टॉक मार्केट्स में फर्स्ट टाइम काम करते हुए देखा था. सो जब वो काम करते हुए देखा तो इट वाज इन 2003. यस 2003. सो जब उनको मैंने काम करते हुए देखा तो मुझे ये इंटरेस्ट आने लगा कि यार ये काम होता कैसे है. तो उन्होंने मेरा फर्स्ट डीमैट अकाउंट मतलब मेरी मम्मी का, आई वॉज अ 15-year-old किड, सो मम्मी का पहला डीमैट अकाउंट ओपन कराया. एंड आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट शेयर दैट वी बॉट वाज टीसीएस का. हमने आईपीओ भरा था और टीसीएस के आईपीओ में वी गॉट एन अलॉटमेंट ऑफ अराउंड 15,000 रुपीज. अब ये भी एक कहानी है कि ये 15,000 रुपये भी मेरे पास कहाँ से आए. तो ड्यूरिंग दोज टाइम्स एक्चुअली आई वॉज टेकिंग ट्यूशन्स. सो क्योंकि हमेशा से एक ऐसे था कि फैमिली को एक तरीके से सपोर्ट मिलता रहे. पापा का जो बिजनेस है थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहता था, तो आई ऑलवेज बिलीव्ड दैट व्हाई नॉट कि मैं अपना आई शुड बी ऑन माई ओन इंडिपेंडेंस. तो उन्होंने पहले मुझे इंट्रोड्यूस किया. मैंने फर्स्ट टाइम टीसीएस के शेयर्स एज एन आईपीओ खरीदे और मुझे जैसे ही उसमें अच्छा रिटर्न मिला आई एग्जिटेड. द सेकंड स्टॉक दैट आई बॉट वाज स्टरलाइट ऑप्टिकल्स. उस जमाने में स्टरलाइट ऑप्टिकल्स का नाम था. 60-70 रुपए का स्टॉक था. तो मैं सीएनबीसी पे जो नीचे लाइन आती थी वो रोज उसको देखता था कि यार ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, ये स्टॉक नीचे जा रहा है, तो ये क्यों होता है. तो इट वॉज शेयर इंक्विजिटनेस कि यार ये हो क्यों रहा है. उस टाइम पे 40 रुपीज़ का 1 आवर का साइबर मतलब इंटरनेट सर्विसेज मिलती थी. मेरे घर के पास में एक साइबर कैफे था. वहां जाके मैं स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करने लगा आउट ऑफ माई ओन क्यूरियोसिटी कि हो क्या रहा है. तो स्टरलाइट ऑप्टिकल्स और सेकेंड स्टॉक वाज सेंचुरियन बैंक. उस जमाने में सेंचुरियन बैंक था, देन इट गॉट मर्ज्ड विद एचडीएफसी बैंक लेटर ऑन. तो ये दोनों स्टॉक्स पे आई थिंक मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया उससे ज्यादा तो मैंने साइबर कैफे वाले को पैसे दे दिए थे. और वो भी फीस मतलब जो मुझे ट्यूशन की फीस मिलती थी उसमें से ही मैं इन्वेस्टिंग भी जैसे तैसे कर रहा था 1,000-2,000 रुपए की. और वही चीज मैंने इसमें एक्सपेंस आउट कर दी. तो तब तक क्या है कि बीएससी की साइट मुझे अभी भी याद है. बीएससी वाज द ओनली साइट दैट वी हैड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड सेकेंडली इट वाज अबाउट द मनी कंट्रोल. तो मनी कंट्रोल पे जाके पढ़ते थे उस स्टॉक के बारे में और गूगल पे क्या आ रहा है, गूगल पे क्या आ रहा है, वो सारी चीजें हम समझने की कोशिश करते थे. तो इट वाज दैट इंस्टिंक्ट that actually introduced me in the market. Gradually I came to know, within next 1 year I came to know ke one of my cousin who is a big known investor today in India. So
उस टाइम पे ही वॉज द पर्सन हु वॉज एक्चुअली इनटू मार्केट्स इन मुंबई। तो मैं उनसे पूछ के इन्वेस्टमेंट्स कर देता था कि यार भैया क्या लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, ठीक है, जितना पैसा होगा उतना आई वुड पुट इन। बट मेरा जो सीरियस इंस्टिंक्ट ऑफ इन्वेस्टिंग चालू हुआ था वो हुआ था डेफिनेटली सेंचुरियन बैंक ऑफ इंडिया से। उसमें आगे चल के कुछ मर्जर्स हुए, कुछ एक्विजिशंस हुए, तो मुझे हर एक चीज की खबर रहती थी कि मैं वो इंफॉर्मेशंस को फॉलो करता था। उसमें मैं ये समझने की, तब मेरे में ये समझ नहीं थी कि मेरे बैलेंस शीट्स क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा, बिकॉज आई वॉज जस्ट अ किड, सो आई वुड नॉट नो एक्चुअली द फाइनेंशियल्स आर, वो फाइनेंशियल्स किस तरह से वर्क करते हैं। लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा था कि तब भी HDFC बैंक वॉज अ बिगर बैंक एंड it got actually, so that was the time when I still remember I bought at 13-14 rupees and I was able to sell the same at 55 rupees. So that was the first time that I got a 4-bagger kind of stock with me. तो so वहां से ये तो पता चलने लगा कि यार ये स्टॉक मार्केट में कुछ तो बात है, but never in my wildest dream I would have thought कि यार I would be actually doing all this work for the public also in the later year of my life. But during those instinct also luckily मेरा जो friends थे वो लोग भी कुछ friends जो थे they were actually inclined towards investing also. तो the journey was in a very informal way, कभी कर लेते थे कभी नहीं करते थे, and to be honest I regret those decisions today, क्योंकि अगर तब सही से कर लिया होता तो आज सिचुएशन शायद अलग होती, बिकॉज कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का कुछ बन सकता है। एंड देन आई एक्चुअली गॉट, उसके बाद में क्या हुआ कि जब सीए कर रहे थे तो सीए में इट इक्विप्ड अस विद सर्टेन टूल्स कि जहाँ पे हम कंपनी की बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, एनुअल रिपोर्ट्स, ये सब समझ सके। लेकिन वहां पे भी वो सीरियसनेस तब तक नहीं आई थी, उस जिस तरह से होनी चाहिए थी शायद इन्वेस्टिंग के लिए, उस तरह से नहीं आई थी। It was in 2010 when I got cleared CA. I joined Anand Rathi. So Anand Rathi is my alma mater, you can say, in terms of my first earnings. So I joined there. तो जब वहाँ पे और क्लोजली देखा कि ये इक्विटी रिसर्च होता क्या है, ये चीज़ें किस तरह से की जाती है, कंपनी को किस तरह से अप्रोच किया जाता है, कंपनी का किस तरह से रिसर्च की जाती है, उसकी मैनेजमेंट पे कैसे व्यू लिए जाते हैं। तब तक थोड़ा इंटरनेट का भी ज़माना आ गया था, तो वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगर और कुछ अच्छे और इन्वेस्टर्स हैं, उनके बारे में सीखना, पढ़ने को मिलता था। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वाज द फर्स्ट बुक विच इज़ probably a bible for every investor. तो वहाँ से एक्चुअली एक सीरियस जर्नी चालू हुई। सो अगेन हम सूरत रहते थे यार, तो सूरत की जो लाइफ है, बॉम्बे में जो लाइफ है, इट वाज उसके ज़मीन आसमान का फर्क है। ट्रू। तो फ्रॉम 2010 to 2012 I actually came back to Surat to start something of my own, and what was the best thing that I could have done then is मैं सामने से ब्रेड एंड बटर का सोच रहा था कि यार किसी तरीके से वो मैनेज हो जाए। तो compliance practice means the traditional practice was the first thing that I entered into, but so it was in 2012 I started that, और वहाँ से एक्चुअली मेरा सीरियस इन्वेस्टिंग चालू हुआ कि जब खुद का काम था और एक्चुअली नए थे, काम था ही नहीं, आधे दिन में भी फ्री बैठते थे। और तो उस टाइम पे जो कंपनीज के बारे में पढ़ना, समझना और उन इंडस्ट्री के बारे में समझना, तो वो एक जर्नी वहां से एक्चुअली सीरियस इन्वेस्टिंग की चालू हुई। तब तक थोड़ा पैसा भी ड्यूरिंग जॉब डेज थोड़ा पैसा बचा लिया था, तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग दैट इनटू द मार्केट्स। सो 2012 से 2016 तक वी कंटिन्यूड विद investing period, and then we thought के why not to start मतलब के not a purely wealth investment thing, but let's say to give a platform to our
to give a platform to invite more and more people towards equities, because equity culture तभी भी back in मतलब सूरत सिटी में नहीं था. तो सूरत सिटी में क्या है कि किसी को भी ये समझाना कि इक्विटी क्या है वो बहुत ही डिफिकल्ट था. तो शुरुआत के 1-1.5 साल तो हमारे लिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट रहा. एक्सट्रीमली मीन्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. कोई एक तो क्या है कि सूरत की इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं मतलब ब्लैक वाइट की इकोनॉमी है, तो वहाँ पे ये कल्चर था, बिकॉज इट्स अ प्योरली अ ट्रेडिशनल बिजनेस सिटी, thriving city, but every city has its own benefits. Cash market is a big तो market. cash was a bigger thing, and textiles में उस time पे there was no VAT, so textile probably was the only product जिसमें and diamond of course जिसमें कोई VAT या कोई indirect taxation नहीं था. तो the intensity of doing businesses in cash was more. तो जब हम किन्हीं से किन्हीं को ये बताते थे कि यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन इक्विटीज, तो वो सबसे पहले ये बोलता था यार पक्के का पैसा कहाँ है हमारे पास, और कच्चे का पैसा इस चीज में लगाने का कोई तरीका ही नहीं है. तो उससे बहुत बड़ा स्ट्रगल था. तो फ्रॉम 2016 टू 2017 आते आते समहाउ वी वर डूइंग ठीक, मतलब ठीक ठाक कर रहे थे. बट एवरीबडी नोज के उस वक्त तक जो भी इन्वेस्टर्स को मना पाए थे 18 to 20, हमारा प्रीडोमिनेंटली हमेशा ये रहा है कि वी ऑलवेज वांटेड टू, और उस टाइम पे भी व्हेन वी स्टार्टेड उस वक्त भी हम लोग एक्चुअली यही देख रहे थे कि हमें फ्यूचर के HDFC बैंक्स चाहिएंगे या फ्यूचर के हमें इन्फोसिस चाहिएंगे. तो हमें हमेशा छोटी कंपनियों में ही एक मतलब मिड कैप, स्मॉल कैप्स, नैनो कैप्स, माइक्रो कैप्स में ही इन्वेस्टिंग करने में एक इंटरेस्ट बना था. तो तब क्या है कि हमने कुछ इन्वेस्टर्स को ये गाइड कर दिया था भाई 2018 से 20 में जो मिड कैप्स और जो ओवरऑल मार्केट में करेक्शन रहा था, एंड देन कोविड हैपेंड, इट वाज 30-40% मोर देन मे बी 50% ड्रॉडाउन्स हुए. तब जो जूते पड़े हैं लोगों से, जो गालियां पड़ी है लोगों से, आज भी वो टाइम याद करके ऐसा समझ में आता है कि यार मतलब हाउ थिंग्स गॉट. लेकिन अंडरलाइंग हमेशा से एक ये कन्विक्शन था कि इक्विटीज इज गोइंग टू ऑफटेक, इक्विटीज बड़ा होने वाला है, होगा, और इसमें वेल्थ क्रिएशन डेफिनेटली होगा. बिकॉज अल्टीमेटली इक्विटीज आर ड्रिवन बाय कैश फ्लोज, दे आर ड्रिवन बाय फ्यूचर कैश फ्लोज, दे आर ड्रिवन, एंड मार्केट्स मतलब मार्केट्स विल अप्रिशिएट, इवन द वर्ल्ड मार्केट, इवन द वर्ल्ड इन्वेस्टर्स, इवन द पीपल हु हैव द बिगेस्ट ऑफ द मनी, दे वुड अप्रिशिएट वेयर द ग्रोथ इज. 2020 के बाद में everybody knows basically कि भाई 2020 and 21 was almost a washout years because of COVID. लेकिन it gave a tremendous opportunity for Indian manufacturing, for Indian equities then, because of the manufacturing theme, because of China plus theme and anti-China sentiments. तो वो जो एक thrust मिला, so from 2021 to 2024 it has been fairly good so far. लेकिन when I look back, तो जो initial days में जो investing किए थे, अगर वो मैं नहीं करता तो मैं 21 से 24 का फायदा जो है तो कभी भी उस तरह से नहीं उठा पाता जिस तरह से मैं एक्चुअली आज ले पा रहा हूँ, और in a much mature way. So we have seen basically 2007 का साइकिल भी देखा, 2007 से 2008 से 2012 का एक साइकिल देखा, 2018 से 2020 का एक साइकिल देखा, जहाँ पे ड्रॉडाउन्स भी देखे. बीच में ब्रेग्जिट हुआ तो ब्रेग्जिट का भी हमने ड्रॉडाउन्स देखे. तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमने ये फिगर आउट करना चालू कर दिया था कि यार कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स, अगर समझिए कि इन्वेस्टर्स है या पैसे हैं, मतलब इफ देर आर ड्रॉडाउन्स, लेकिन अगर आप सही कंपनी में हो, सही बिजनेस में हो, तो दीज ड्रॉडाउन्स विल ओनली हैपन इन अ वेरी, you can say on a very temporary basis. Those drawdowns will again अगर कंपनी सही है, मैनेजमेंट सही है, विजन सही है, बिजनेस सही है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी सही है, तो कंपनीज विल डू गुड. और वही कंपनीज जिनके ड्रॉडाउन्स 50-50% थे, उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए आगे चल के.
probably 10x and 20x Like जैसे भी they'll be returns first to get right when the bull market starts. So yes, I mean, देखिए, it's equities is always about journey. So मैं आप लोगों को भी and आप जैसे जितने भी youngsters आते हैं for equity research भी always say कि भाई आप लोगों ने क्या साइकिल देखा है क्या? अगर सबसे पहले किसी भी इक्विटी इन्वेस्टर के लिए ड्रॉडाउन्स देखने भी बहुत जरूरी है, Right. अदरवाइज अब ड्रॉडाउन्स अगर आते भी हैं तो वी विल हैंडल दैट इन अ मच मैच्योर वे. वी विल बिकॉज इक्विटी मार्केट्स एक्चुअली बुल्स के लिए ही बनाया गया है. इफ यू सी कि भाई आज सेंसेक्स में देयर आर 50 कंपनीज, सो इफ अ कंपनी इज नॉट डूइंग गुड इट विल बी आउट एंड द अदर कंपनी व्हिच हैज अ बेटर मार्केट कैप विल एंटर. तो आप देखिए कि भाई इवन द सेंसेक्स जिसके जो एक सूचांक बोलते हैं, जिसको हम एक इकोनॉमिक बैरोमीटर बोलते हैं, उसमें उसको भी इनबिल्ट इस तरह से किया गया है कि जो कंपनियां अच्छी कर रही है, जो बिजनेसेस अच्छे कर रहे हैं, जिनका अच्छा बिजनेस है, वो ऑटोमेटिकली उसमें अपनी जगह बना लेगा. Right. तो देखो, बेयर मार्केट्स कैन बी 4 से 7 साल के हो सकते हैं, बट वो एक तपस्या की तरह मैं उसको लेता हूं कि एक पिनेंस है, वो एक तपस्या है कि भाई आपकी कि नेक्स्ट बुल मार्केट के लिए रेडी होने की. ड्रॉडाउन्स आर नथिंग बट दोस्त तपस्या. Right. और अभी आज की तारीख में इक्विटीज को जिस तरह से मतलब रिस्क कैपिटल को जिस तरह से लोग ले रहे हैं पूरे इंडिया में, जो आफ्टर 2014 बेसिकली आफ्टर मोदी जी के, एक चीज बहुत सही हुई, बहुत बड़े तौर पे होने लगी, जो एविडेंट है कि इंडिया की जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है वो बहुत हाई है. नाउ पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क इन द बिजनेस. यंगस्टर्स पर्टिकुलरली आर रेडी टू टेक रिस्क इन द बिजनेस, और वो लोग बहुत अच्छे से वो रिस्क को लेने के लिए भी तत्पर है, एज वेल एज उसके लिए कमिटेड भी है. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्वेस्टर्स के पैसों पे द पीपल आर राइडिंग द वेव, बट दे हैव देयर ओन स्किन इन द गेम. तो ये दोनों चीजें बहुत सही है. तो दिस हैज बीन माय जर्नी, एंड इस जर्नी में एक्चुअली काफी सारे उतार चढ़ाव हुए, बट अल्टीमेटली मेरा एक्चुअली ये मानना है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग द हार्डेस्ट ऑफ द वर्क, सो यू विल गेट व्हाट इज देयर फॉर यू. एंड एक चीज पक्की है कि आपके लिए जो ऊपर वाले ने रखा होगा वो आपकी सोच से बेहतर ही रखा हो. That's true into the markets, of course. कि मतलब the way of the how you explained your journey has been very comprehensive way. You have seen 2007 market drawdowns, then 17-18 का भी cycle देखा. So you have also been into traditional practice of CA where audits and all are there. So I've also seen the back office kind of work, what is being done by the entrepreneur and all. So in our association, brief association of like say 3 years, I have seen you betting on the promoter in a big way if you feel that it has that pedigree and integrity and honesty, and you kind of take concentrated risk bets also. So how do you think in that terms, how you are able to take such a bet on a promoter while considering the risk involved in the small cap companies? Look, the first and the foremost thing that I see in a company is कि भाई सही बिजनेस में तो है ना. अगर बिजनेस सही नहीं है या टेलविंड इन द इंडस्ट्री नहीं है तो बिजनेस कितना भी अच्छा हो, देखो शायद ग्रोथ करने में बहुत टाइम लगेगा, या बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसा लगेगा, या पेशेंस उतना रखना पड़ेगा. तो पेशेंस तो चलो रख लेंगे, बट अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर किसी कंपनी में मतलब यू आर नॉट ड्राइविंग द कंपनी, सो यू आर नॉट एंड द कंपनी इज नॉट गोइंग टू ओवरनाइट चेंज इट्स बिजनेस कोर्स. सो सबसे पहले तो एक्चुअली जो इंडस्ट्री है उसमें सही टेलविंड्स होने बहुत जरूरी है. अगर ऐसा है तो आपको आपके एफर्ट जो है फॉर ग्रोइंग द बिजनेस वो कम हो जाते हैं. और जब बिजनेसेस एक रीजनेबल कैश फ्लो जनरेट करना चालू कर देता है बिकॉज ऑफ द टेलविंड इन द इंडस्ट्री,
एंड क्योंकि वो उसी बिजनेस में है और उस बिजनेस को कैप्चर करना चालू कर देता है, तो उसके पास में एक फिर एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी उसकी खुद की भी थोड़ी बढ़ जाती है. तो प्रमोटर्स को एक्चुअली ये देखना, मतलब सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई सी. नाउ द सेकंड थिंग दैट आई सी इज यस, द इंटेग्रिटी एंड द ऑनेस्टी ऑफ द मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. लुक, आई वुड रादर से कि देखिए वो जरूरी है, लेकिन समझिए कि पास्ट में अगर किसी कंपनी ने समझिए कि कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ ऐसा किया जो शायद उसको नहीं करना चाहिए फ्रॉम एन इक्विटी इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, तो दोज बिजनेसेस आर नॉट कैन नॉट बी होल्ड फॉर एवर काइंड ऑफ चीजें नहीं हो सकती है, बिकॉज वो कब क्या कर बैठेगा वो हमें नहीं पता है. लेकिन उस प्रमोटर की हमें सिचुएशन भी समझनी पड़ेगी कि अगर उसने सपोज कोई ऐसा कोई स्टेप लिया विच इज नॉट गुड फॉर माइनॉरिटी इन्वेस्टर, लेकिन क्या कंडीशन में लिया वो भी हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए. देखिए आपको हर टाइम यू विल नॉट गेट पीपल लाइक नारायण मूर्ति और मैनेजमेंट लाइक इन्फोसिस. इंडिया में बहुत रेयर होते हैं इस तरह के बिजनेसेस. सो फ्रॉम 2012 3-4 साल 5 साल के जो इंस्टिंक्ट में ड्यूरिंग माय इंस्टिंक्ट एज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो रहा था, तो मैं एक्चुअली यही देखता था कि जब प्रमोटर जो होते हैं ना, वो हर तरीके से पैसा बचाने की सोचते हैं, टैक्स बचाने की सोचते हैं. सो बेसिकली वहां पे भी आपका एक स्टेक होल्डर है, लेट्स से गवर्नमेंट, एंड यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट दोज थिंग्स. लेकिन जब मैं उनकी तरफ से सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर कोई व्यक्ति मतलब फॉर वैलिड रीजंस अगर ये कर भी रहा है एंड टेकिंग दैट काइंड ऑफ बिजनेस रिस्क्स, तो अगर वो कर रहा है तो ठीक है यार. मतलब अभी मोर देन 95% ऑफ द पीपल, प्रोबेबली मोर देन दैट, ड्यूरिंग माय ट्रेडिशनल इंस्टिंक्ट मुझे यही समझ में आया कि यार हर आदमी यही आता था, बोले यार टैक्स कैसे बचाए, टैक्स कैसे बचाए, टैक्स कैसे बचाए, एंड दे ऑलवेज रिसॉर्ट टू some kind of manipulation in the books and everything. मतलब there are ways to do that. There were ways to do that. लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ इंफोसिस जैसे मैनेजमेंट पे अगर बेट लगाओगे, या if you want to have those kind of people, या HDFC बैंक या विप्रोज जैसे मैनेजमेंट को अगर आप ढूंढने जाओगे, it will be almost impossible for you to invest at least in Indian markets. Like मतलब वो तो हिंडसाइट में ही पता चलेगा कि ये मैनेजमेंट इन्फोसिस जैसा है, उस टाइम तो वो भी माइक्रो कैप ही होगा. करेक्ट. सो मेरा एक्चुअली ये कहना है कि देखिए जब तक आपकी साइज छोटी रहती है ना, तो देयर आर सम कंपल्शंस ऑफ द बिजनेस. वो कंपल्शंस को while assessing the integrity of the management and honesty of the management, वो compulsions को भी ध्यान में रखना चाहिए. So if I elaborate that, I'm just giving you an example के there was a company called Shri Kalahasti Pipes. वो ductile pipes बनाते थे. 65% of the market share in the south was with the company, and the managing director of that company, Gauri Shankar Rathi, he was a phenomenal person and well known in the industry and veteran of what he has been doing on piping industry में. काफी अच्छा नाम था उसका. इस कंपनी के जो प्रमोटर थे, they were electrocasting steel, वो आज भी listed है. तो electrocasting steel was facing lot of problems and बिजनेस में उनका जो बिजनेस था वो काफी स्लैक में था. बैंकिंग लोन्स एंड ऑल दोस और काफी प्रॉब्लम्स थे. बट द मैनेजमेंट, द केजरीवाल ग्रुप, दे आर रीजनेबली रिच, कैश रिच फैमिली. नाउ मुझे याद है बिकॉज आई वाज इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी, एंड जैसे आपने बताया कि भाई मैंने कॉन्सेंट्रेटेड बैट लेके रखा था. एंड जस्ट इट वाज सैटरडे, एक न्यूज़ फ्लैश हुआ कि एक इंफॉर्मेशन आया कि कलाहस्ती पाइप इज बाइंग a 60 crore rupees property from electrocasting steel.
बेसिकली दिस वाज अ ट्रांसफर ऑफ मनी, क्योंकि अगर यार बाई करना है तो आप प्लांट एंड मशीनरी बाई करो विच विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ रेवेन्यूज। Revenues. आप रियल एस्टेट बाई करके देयर इज अ मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल, Hmm. and that misallocation of capital was basically to save electrocasting steel. This is what my judgment is. Hmm. Next day I did not think a second. Before I mean exiting. before exiting I did not give a second view. मुझे exit ही करना है। Hmm. Immediately I sold everything what I had because कुछ गलत हुआ है। लेकिन तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में तो और लेटर ऑन आई एक्चुअली मतलब मैंने अपने डिसीजन को ये फॉलो भी किया, उस कंपनी को आगे तक भी फॉलो किया। नाउ इट इज मर्ज्ड विद इलेक्ट्रोकास्टिंग स्टील, लेकिन वो मर्जर में भी माइनॉरिटी का कोई ध्यान नहीं रखा गया। Okay. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जब डिसऑनेस्ट और लेट्स से इंटेग्रिटी नहीं है तो वो अपना अगर कोई सिर्फ ध्यान दे तो मतलब शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड इट इज बेटर टू बी अवे फ्रॉम दो स्टॉक्स एंड व्हाटएवर इज द वैल्यूएशन। उसके बाद में भी काफी टाइम तक वो लोअर वैल्यूएशन पे स्टॉक रहा, ट्रेड होता रहा, लेकिन हमने एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया। सो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर मैनेजमेंट के डिसीजन को इसी तरीके से देखें। अगर ये कोई दूसरे रीजन से लिया जाता, अगर कोई यही डिसीजन या इस तरह का कोई दूसरा व्यक्ति कोई अलग डिसीजन लेता है जहां पे, तो यार एकदम क्लीन मैनेजमेंट्स तो या एकदम क्लीन वर्किंग स्टाइल वाले तो बहुत कम मिलेंगे। इंक्रीजिंगली अच्छी बात ये हुई है कि इक्विटी कल्चर जब से डेवलप हुआ है तब से अच्छी बात ये हो रही है कि पीपल आर टुवर्ड्स दोज, मतलब दे अंडरस्टैंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि इट्स अ वेरी स्वॉर्ड जैसा है, एक इधर खाई इधर कुआं जैसा है कि जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी ठीक नहीं है। हाँ. क्योंकि वो और डेंजरस है। Right. सो वी ऑल नो अ कंपनी, आई शुड टेक अ नेम और नॉट, आप लोगों को ठीक लगे तो रखना, नहीं तो नहीं रखना। So Vakrangi Limited. Now that company has been in the market for last 15-20 years. Now, once upon a time, the market cap of that company was 50,000 crore. My God. अब 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है और आप वहां पे देख रहे हो कि करीबन 3,000 करोड़ के डेटर्स, I mean trade receivables, are never getting realized. Now that actually a red flag. तो जरूरत से ज्यादा अच्छा दिखाना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी जब अपने प्राइम में थी, जब 500 करोड़ का आई मीन जब 50,000 करोड़ का मार्केट कैप था, ड्यूरिंग दैट टाइम द कंपनी वाज गिविंग अ पैट ऑफ 500 करोड़ प्लस एंड इट वाज क्लेमिंग दैट बाई more than 50,000 pin codes पे Vakrangi the store. company there is a company मतलब Vakrangi store है, and suddenly the stock was it started hitting lower circuits because of again a news article that came and उनके जो PwC was the auditor of that and they suddenly resigned. तो वो कंपनी एक्चुअली वहां से जो the drawdown was almost 95%. 50,000 crore was wiped off. And अचानक से प्रॉफिट्स भी वाइप्ड ऑफ। जो कंपनी 600 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है वो कंपनी सडनली 2 करोड़ के प्रॉफिट पे या प्रोबेबली मतलब लॉस में आती है। तो दीज आर डेंजरस सिचुएशंस। जो कंपनी ज्यादा है और कम दिखा रही है वहां तो फिर भी कहीं ना कहीं आपको शायद बैलेंस शीट बचा लेगी, लेकिन कम है और जो ज्यादा दिखा रही है वहां तो भाई मतलब It's a terrible situation. It's a terrible situation and it's an atom bomb. कभी ना कभी वो फटेगा। मतलब कितना मैनेज करेगा वो बंदा वैसा सिचुएशन? कभी ना कभी वो 100% वो फटेगा। तो आप जो इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं ना, देखिए क्यों इसके कोई मापदंड एग्जैक्टली नहीं होते, ठीक है ना। आपको
मैनेजमेंट के एक्शंस आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल्स और नॉट, वो आपको देखना पड़ेगा. फाइनेंशियल्स हमारे लिए एक आईने की तरह है. हम्म, अगर फाइनेंशियल्स, और मैं आपको बताऊं कि कैश फ्लो जो है उसको आप कभी भी, मतलब इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट कैश फ्लोज. तो मैं तो सभी को ये कहूंगा कि कैश फ्लोज को बहुत ही डीपली चेक करो. एवरी एंट्री, एवरी फिगर्स ऑफ द कैश फ्लो शुड बी मैच्ड विद व्हाट द मैनेजमेंट is guiding. एंड एक कैश फ्लो से आपको कितना सब मिलता है. यू गेट कैपिटल एलोकेशन का आइडिया, Right. you get how is the working capital shaping up, you get what are the realizations of the debtors, Right. how the creditors are being ballooned or maybe मतलब क्रेडिट पीरियड कैसा है, क्रेडिट पीरियड कैसा है. सो आपको बिजनेस की भी एफिशिएंसी देखने को मिलती है, आपको मैनेजमेंट की विजन, उस विजन पे हाउ द मैनेजमेंट इज ट्रांसलेटिंग दैट इनटू betting funds, yeah, Right. let's say how the management is translating that vision into money terms. Right. From qualitative to quantifiable terms, Yes. basically. So ये जानना बहुत और ये करना बहुत जरूरी है. अगर ये नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं it can be a very I mean difficult situation में. So, मतलब on similar terms, मतलब in a very short span, what I learned basically was कि when we invest in a small cap company or a nano cap kind of opportunity, we place or we have too many expectation from the management कि management will be like A++ like Infosys or TCS kind of situation. But at that time, their vision is to get the business economics right first, Obviously. to scale the business first, because when there will be scale and growth into the business and they will have cash flows, they can hire the right talents given कि उनमें पहले ही integrity and honesty है. So मतलब क्या है कि मतलब अभी अपने बहुत ज़्यादा प्लेस कर देते हैं कि ये छोटी एंटिटी को क्यों खरीदा, बट देयर में भी अ रीज़न कि उस छोटी एंटिटी के पास में भी कोई लाइसेंस हो, जो ट्रांसफरर कंपनी है उसको ज़रूरत हो टू एक्सपेंड द बिजनेस और टू टैप इनटू द न्यू मार्केट्स, उसके लिए भी एक्विजिशन हो. वी टेंड टू नेम दोस लाइक की रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और काइंड ऑफ दैट. वो डीगर जब अपने डीपली काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेट करते हैं कि व्हाट वाज द रीजन फॉर द एक्विजिशन, तभी पता चलता है. तो आई विल टेल यू वन मोर थिंग. जैसे आपने अभी कहा कि इंटेग्रिटी हाउ टू वॉच, तो वन ऑफ द कंपनी, अपने इन्वेस्टेड कंपनी है, उसका कैश फ्लो में अपने को कुछ गलत नजर आया. राइट. तो आई विद द सपोर्ट ऑफ आवर टीम हमने मैनेजमेंट को लिखा कि सर दिस इज द नंबर व्हिच इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन अ राइट वे. या द मैनेजमेंट एक्सेप्टेड दैट. Yeah, they even filed the restated financials. Correct. For the. So that is where the integrity, you can check the integrity कि भाई यार आज वो 800-900 करोड़ की कंपनी लेके बैठा है, हम कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती मान रहा है. वो गलती मान के सभी के सामने रीइंस्टेटमेंट ऑफ अपने अकाउंट्स कर रहा है, आई मीन रिवाइज्ड अपलोड किया है. तो इससे बड़ा मतलब आपको क्या वैलिडेशन चाहिए. तो मतलब these are some snapshots you can say कि जहां पे आपको इंटेग्रिटी चेक करने की मतलब रास्ता मिलेगा. Like means if मतलब for the listeners, अगर मुझे समराइज करना है ये चीज को, तो it would be like कि initial bet is on the current situation and the past decision जो मैनेजमेंट ने लिया है. We can't expect कि इनको फर्स्ट डे ही नारायण मूर्ति जैसे मैनेजमेंट मिलेंगे. Absolutely. So it will happen over a period of time and we have to judge it and take decision, I would prefer to say, on the basis of new facts coming into the line. Yes. मतलब we can't think कि on the first day कि नहीं this is the next Infosys only. Correct. या next Enbagger. Even we don't know कि मतलब even promoter would not be knowing कि will I be 1 lakh crore or 10,000 crore kind of business or not. Yes, of course. He also has a vision of like next 3-5 years. Absolutely. And kind of that. So
Secondly, sir, you would have been investing in a very nano caps kind of situation, so where there is a lot of information lag and kind of situation where annual reports are just for disclosure purpose, no other information is being given out. So how do you take decision, evaluate such opportunity when you face across such company? Like, if you can explain to us by giving an example. I remember still, I guess Aventel was one where you had such kind of So thing. Aventel was one. The recent example, if I am allowed to give you, was E2E networks. Right. So E2E networks, actually, we understand that we have a framework. It can be top to down or bottom to up approach. So we are basically guided by something called Sarthi. So the Sarthi stands for the culmination of what we have been doing in for past 15 years, and उसका एक निचोड़ है. और हमारा जो गाइडिंग फोर्स है वो कहीं ना कहीं हम इन 6 चीजों में देखते हैं. तो we can come later on to that, but let's say के we use in our investing style we use technicals also, like आटे में नमक जितना के For ideation. क्योंकि क्या होता है, नहीं, not only for ideation, for entry, for exits, for knowing how the market is feeling. Look, एक चीज मान के चलिए कि इस मार्केट में एक्चुअली मार्केट ही सुप्रीम है. Correct. राकेश झुनझुनवाला के जो कई बार वीडियोस आते थे, उसमें वो यही बोल रहे थे, मार्केट्स आर सुप्रीम एंड मार्केट्स सही हो सकते हैं, हम गलत ही हो सकते हैं. अगर हमारे हिसाब से थीसिस नहीं चल रहे तो हम गलत हो सकते हैं, मार्केट्स कभी गलत नहीं होंगे. अब मार्केट्स को सुनने का क्या तरीका हो सकता है? मार्केट्स को सुनने का तरीका जो इतने सालों के प्रैक्टिस के बाद, इतने सालों की मेहनत के बाद मुझे जो लगता है कि चार्ट्स कैन बी वन ऑफ द थिंग वेयर आई लिसन टू द मार्केट्स विदाउट एनी नॉइज. उस कंपनी में नॉइजेस राइट है, रॉन्ग है, उनको भी किस तरह से मार्केट्स इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसको भी सुनने का एक तरीका है द चार्ट्स. वी हैव पीपल लाइक यू ऑल, लाइक मौलिक भाई, जो लोग चार्ट्स को बहुत अच्छे से देखते हैं, समझते हैं. Excellent chart read. So I have never come across a person who reads charts in that way. तो जहां ना पहुंच सके कवि वहां पहुंच सके, क्या बोलते हैं, जहां ना पहुंच सके रवि वहां पहुंच सके कवि. वो वाली बात है कि जहां हम नहीं पहुंच सकते वहां पे वी टेक हेल्प ऑफ पीपल लाइक मौलिक भाई. तो वो अपने को ये बताते हैं कि यार इसमें क्या है. लेकिन देखो, चार्ट्स का भी रीडिंग करने का तरीका होता है. मैं चार्ट्स को उस तरह से देखता हूं कि हाउ टू कट द नॉइजेस, जो बेकार की नॉइजेस है उसको हटा के हाउ अ मार्केट इज थिंकिंग अबाउट अ स्टॉक. सो वन ऑफ द स्टॉक दैट वी रिसेंटली इन्वेस्टेड वाज E2E नेटवर्क्स. नाउ E2E का अपना एक कहानी है कि हम ऐसे ही चार्ट देख रहे थे, तो कंपनी का जब से आईपीओ आया था, आई थिंक आईपीओ वाज इन 2020, इफ 18 आज से करीबन 5 या 6 साल पहले. तो तब से लेके अभी तक द कंपनी का जो हाईएस्ट एवर वॉल्यूम हुआ था वो इस कंपनी में हुआ था. मतलब इस कंपनी में उस पीरियड में हुआ था. आई थिंक इट वाज इन 2022 or 23, late 22, yes, early 23. At that point of time probably this company was 180 rupees, 180 रुपए का स्टॉक था, मुझे याद है. तो it came up with that. अच्छा, हमने एनवीडिया के बारे में बहुत सुना हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था, एनवीडिया की बैलेंस शीट्स वगैरह, आई मीन एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह, और एनवीडिया के बारे में बेसिकली काफी कुछ पढ़ा हुआ था. एआई विल बी अ बिगर थीम, वो समझा हुआ था. टीम पूरी उसी पे काम कर रही थी कि एआई क्या कर सकता है. और आज की तारीख में तो एक्चुअली हालत ये हो गई है कि ओटीपी और एआई के बिना तो जीना ही मुश्किल है. मतलब आई थिंक एआई तो एक सेंसर इज आल्सो एन एआई. आजकल तो
मतलब लोगों को वो स्विच भी ऑन नहीं करना है, वो बोल के ऑन कराना है कि एलेक्सा चालू कर फैन, तो चालू होगा फैन, या एलेक्सा नहीं तो ठीक ठीक है फैन चालू हो जाए वो तो ये सारी चीजें बेसिकली एआई की है। तो एक चीज पक्की थी कि कंप्यूटिंग एक्टिविटी, कंप्यूटिंग थिंग्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विल गेट अ बिग बूस्ट। Suddenly we saw a good volume in that. We started digging in. तो जैसे यार इन फॉर्मल सेटअप, लेकिन आपने उस पर बहुत काम किया है, तो हम दोनों ही ये देख पा रहे थे कि कहीं ना कहीं द इंडस्ट्री मतलब जिस तरह से इवॉल्व हो रही थी, और ये कंपनी जिस तरह से प्लेस थी सीपीयू एंड जीपीयूज से रिलेटेड, और जीपीयूज में भी उस वक्त एनवीडिया का जो डिमांड सप्लाई था, वो सप्लाई बिल्कुल कॉन्स्ट्रेन हो गया था, और डिमांड वाज A100 एंड H200 और ये सब पे बहुत अच्छी डिमांड थी, और कंपनी वाज क्लेमिंग कि भाई वी विल बी एबल टू प्रोक्योर दैट, एंड सो कंप्यूट के लिए बहुत अच्छा टाइम था। तो वी टुक अ स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। तरुण दुआ सीम्स टू बी अ वेरी रीजनेबल पर्सन, द मैनेजमेंट सीम्स टू बी अ वेरी रीजनेबल पर्सन, एंड जब हमने साथ में बैठ के जब वो कॉन्फ्रेंस कॉल्स वगैरह पढ़ा, तो ऐसा लगा कि यार दिस कंपनी इज पॉइज्ड टू डू गुड। सो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई कितना अच्छा करेगा, बट वी वर एक्सपेक्टिंग कि यार जो 180 रुपए का जो स्टॉक है, इट कैन बी अ 3-4 बैगर काइंड ऑफ थिंग। We started investing in there because after getting all the checks right, so small in size, yes. So Sarthi, if I say small in size, yes. Accelerated companies growth, accelerated companies growth is there, because there is a tailwind industry. तो company अगर mediocre भी होगी तो भी वो अच्छा करेगी। Robust capital allocation, तो capital allocation उस वक्त तक कंपनी ने कोई ठीक नहीं किया था। कंपनी ने एक्चुअली लिस्टिंग भी तब करवाया था to give an exit to a P, लेकिन ये उस वक्त तक मतलब जहां पे कंपनी ने इन्वेस्ट किया था वो चीजें ठीक थी, वो सही डायरेक्शन में था। जीपीयूज और सीपीयूज की काफी सारी डिमांड थी, वी वर एबल टू सी द कंप्यूट थिंग। tailwind in the industry, so tailwind in the industry was of course there, and huge tailwind actually. Nvidia तब तक तो आई थिंक वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में, even chat GPT increasingly started getting, मतलब every second person was like, I still remember in a friend circle we were sitting and every second guy was like, yeah, chat GPT is phenomenal tool, and right, that was the basic thing we were seeing. Correct. And then we have honest management, so Tarun Dua is excellent visionary person, and improving technical. So of course there was some technicality involved, and so this Sarthi basically guided us to invest in E2E. Now luckily what has happened is कि 180 रुपए से 1800 रुपए, मतलब round about 2800 kind of market cap तक, the company did not look back. Quarter on quarter the results were phenomenal. अब I think I still remember कि जब 3000 करोड़ का मार्केट कैप हुआ था कंपनी का, तो at that point of time कंपनी invested around 180 crores. So there was a robust capital allocation also. So when I see the gross block, the company was having a gross block of around 220-230 crores. Right. And the ROEs, ROC was somewhere around 30%. So the company would be doing some 60-70 crore kind of PAT. This is what we thought, and we thought कि यार 50 का P मल्टीपल मिलता है, 3000 करोड़ का वैल्यूएशन है, अगले 3 साल तक यही करेगा, तो it's I mean it's just fair value, और fair value पे हमें exit तब तक हमने 10 times पैसा भी बना लिया था, मतलब the wealth got multiplied by 10. Now यहाँ पे ही मुझे लगता है कि मेरी तरुण दुआ ने मेरी सोच को चेंज कर दिया, इस कंपनी ने मेरी सोच को चेंज कर दिया। We were seeing कि there is difficulty in getting the supply of there was a period from 22 to 23 where demand for GPU chips was too high, and there was shortage on the supply end because demand was so huge. So the delivery or period was used to be like 8 to 9 months kind of situation.
which Tarunji used to come and say ki 8 to 9 months is the period which we're seeing. I still remember it was quarter one's con call where he mentioned ki now we are seeing not supply crunch is not that much. We will be able to get supply in 7 to 8 weeks. It was in a very subtle way it was mentioned, and I still remember that we thought कि अभी 180 crore किया है, it will take him time to go for another raise and all, but it totally took us from For a like surprise, absolute surprise. he came up with a fundraise, raised around 400 crore from likes of Ashish ji and yes. And absolutely उसके बाद तो अभी 1,000 करोड़ रुपए even L&T started और investing. रेस कर दिए, तो Yeah. वो एक्चुअली फिर से देखो, मार्केट्स इज ऑल अबाउट लर्निंग. Yeah. तो आप हमने वहां गलती क्या की? द बिगेस्ट मिस्टेक, ऑफ कोर्स वी मेड 10x मनी, बट कहीं ना कहीं गलती क्या की? गलती ये की कि हमने मैनेजमेंट के विजन को कम आंका. सो थिंक बिग एंड डू बिगर. Right. सो बेसिकली मैनेजमेंट को भी तो हमें वो लीव पीरियड या वो चीज देनी चाहिए, बट हमने सिंपल इस चीज को वो वैल्यूएशन के टर्म्स में एग्जिट कर लिया. सो नो रिग्रेट फॉर दैट. It is always a learning. So in markets, always remember that either there will be learning or there will be experiences or there will be a wealth creation. Right. No other thing will be happening. So regret अगर करने जाओगे तो this is a regret machine every time. Yeah. Every day there will be a regret. So Regret. there is no point of doing that. तो मार्केट में आप दो ही चीजें कर सकते हो, या पैसा बना सकते हो या आप एक्सपीरियंस या लर्निंग कर सकते हो. Yeah. This is the best outcome what a market can. Even I still remember that when we started to look deeper into the company, there was a fire broke out at one of the data centers of the company, and the stock started tumbling down. But we were able to see how Tarunji was handling the whole situation and what kind of explanation and commentary he used to give in the con calls. The con calls of the companies were very candid, Very good. and Yes. not guiding us to what valuation will be or what kind of. We used to come and say just about the businesses. Yes. We were not technocrats. We didn't know technology that much, but we were able to take call on promoter. We were able to take call on, like, I guess numbers were in our favor. We were able Yes. to see where numbers would be given the explanation which we used to mention. So even at that time, not every corporate governance checklist was getting ticked, but Yeah, of course, but मतलब how you can expect? After all, we all are human beings and we are Yeah. prone to errors. yeah. तो कैसे यार किसी को हम हमारे धंधे में सब कुछ सही करते हैं क्या? जब हाँ हमारे बिजनेस में, हमारे धंधे में सब कुछ सही नहीं कर सकते, तो हम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट करें कि एवरीथिंग जो भी वो करे वो सब सही हो? Right. प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल. एंड इन्वेस्टिंग में यू हैव टू हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच आल्सो. Right. So There is one more thing which, like, the session has been going very packed. Like, that's a lot of learning for me as well. So, and for listeners too. So, I have, like, seen you managing money for your friends and family, where you used to be a private investor kind of thing. Now, recently in 2022, 2021, you started to get into a formal structure. You hired a team. Earlier you used to be like individual investor, right. managing on your own and money for your near and dear ones. So now you are getting into a formal structure. So what triggered you to get into that thing? Was there the bull market, or now you were started seeing a lot of huge opportunity in this as well? देखो ह्यूज अपॉर्चुनिटी तो दिख ही रहा था. And right from 2016, I believe कि we've always believed in the market and Indian economy. और कुछ आता ही नहीं है ना यार. Right. वो भी तो है कि एक आदमी को कुछ आए तो वो दूसरा काम करे. मुझे या तो स्टॉक मार्केट आता है या गाना बजाना आता है, तो मैंने अपने लिए ही रखा है कि अगर स्टॉक मार्केट में फेलियर हुआ तो लोगों के यहाँ पे जाके गाना बजाऊंगा और उससे पैसा कमाऊंगा. सर्वाइवल उससे हो जाएगा. तो मेरा एक्चुअली ये कहना है कि अपॉर्चुनिटी तो यार हर टाइम था. ठीक है, मैं
तो क्रिजुना स्टार्ट करने का बेसिकली, एंड फर्स्टली इफ आई कैन जस्ट इलेबोरेट कि क्रिजुना का आइडिया जो आया था वो कैसे आया कि माय पार्टनर ही स्टार्टेड सेइंग कि यार हेमंत यू आर डूइंग रीजनेबली ठीक ठाक कर रहा है, तो क्या हम ऐसा कोई मतलब क्यों ना इसको फॉर्मली करें। Yeah. तो मैंने एक्चुअली तब एक थोड़ा सा सीरियस थॉट इस पे देना चालू किया कि यार क्या हो सकता है, तो आपको पब्लिकली अकाउंटेबल होना पड़ेगा उसके लिए। तो दैट वाज द बेस आइडिया विद व्हिच वी स्टार्टेड दिस क्रिजुना। सो व्हेन आई एक्चुअली प्रेजेंटेड माय पार्टनर के भाई ये क्रिजुना वी शुड स्टार्ट, तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड है क्रिजुना नाम क्या है। तो मैंने कहा कि यार देख मेरे को तो भाई मार्केट ने एक ही चीजें समझाई है और यही चीज समझाई है कि मार्केट्स आर सुप्रीम। राइट। मार्केट्स सुप्रीम, मार्केट्स के अलावा कोई दूसरा चीज नहीं हो सकता है जो मार्केट में आपको बचा सके या आपको मार्केट्स में अच्छे रिटर्न या वेल्थ क्रिएशन की जर्नी तक लेके जा सके। तो सो द वर्ड इट जस्ट केम इम्प्रॉम्प्टू के मैं मार्केट का एक स्टूडेंट हूं। सो मार्केट फॉर मी इज कृष्णा एंड आई एम पार्थ। आई एम 100% dedicated for the markets, of the market and by the market. Because it is supreme in every sense, I have to fold my hands and listen to whatever the market says without noises, and that listening basically is an art. Everybody listens in their own way. Right. अर्जुना का जो गीता का जो इंटरप्रिटेशन था वो अलग हो सकता है और आप जब पढ़ोगे तब अलग हो सकता है। इन द सेम वे तो मार्केट्स को भी सुनने का तरीका अलग अलग हो सकता है। सो विद दैट प्रोसेस, विद दैट थॉट, वी थॉट के यार क्यों ना इसमें दोनों के एलिमेंट जाने जाए, दोनों के एलिमेंट डाले जाए, ताकि हम अपने आप को कभी ना भूले कि हम एक सारथी के हाथ में हैं, हम एक सुप्रीम मार्केट्स के हाथ में हैं, और विद ऑल द फोल्डेड हैंड्स वी विल एक्सेप्ट व्हाट द मार्केट गिव्स, वेदर you multiply your wealth or whether you are put to a loss. Whatever has happened, that is because of the Almighty. That's absolutely comprehensive explanation as to why you chose. You mentioned it right कि मतलब if I have to do investing in my own personal space, I would do in a way कि जो मुझे समझ आ रहा है. So it can be like कि if I'm getting a sense by reading an annual report, so I would be do that. But when I have to present that idea to a larger masses or in a proper formal way, I'll try to go as deep as possible, because I will have that kind of thing कि accountability would be, because क्या है कि when we go into a formal structure, our track record starts to build. Correct. And anyone can check that. And if we are in a मतलब if we are in impression कि नहीं कोई चेक नहीं करता, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मतलब सब लोग के पास सारी इंफॉर्मेशन है, थैंक्स टू दी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन जियो given by Mukesh bhai. So that allows us to go as deep as possible while studying a company and become much more articulate on our investment thesis and philosophy as well. Correct. So yeah, it seems like it helps us to become a better learner of the businesses and the markets as well. Right. So yeah. So one more thing I want to ask you is कि how you started as a kid while investing into the markets. It was like a phase where you would be still learning. You are still learning, of course, but you would be like very newbie kind of thing. Now you have grown to be a bit mature. So you have been having a set of philosophy before. Then philosophy of investing used to be changed with style as well. So how do you
what is your philosophy today in the markets while analyzing the business, or your investing style, I was to say. So what is that? So मैंने जैसे एक्चुअली बताया था कि हम लोगों को, मेरे को ये लगता है कि किसी भी बिजनेस को बेस्ट तरीके से जज करने के लिए वी नीड टू हैव सर्टेन इंग्रेडिएंट्स, एंड वी कॉल दोज इंग्रेडिएंट्स एज आवर सारथी. सो SARTHI, सारथी. सो जितना भी 15 साल में, 20 साल की जर्नी में जो कुछ भी सीखा, वो वहां पे निचोड़ करने की कोशिश की है. उससे जैसे बताते हैं ना कि नॉइजेस बाकी के कट हो जाते हैं, एंड वी आर फोकस्ड विद दीज 6 इंग्रेडिएंट्स, which is our guiding force. So if I may explain, so S basically is for small in size. So we always look for the company which are small in size. 50 crore के market cap से भी हम चालू कर सकते हैं. Privately तो we can go as low as 3 crore market cap kind of company. I mean valuation kind of company, may not be listed today but may be listed in future. Can go up to 5,000 crore kind of मार्केट कैप. सो यहाँ पे बेसिकली कैसा है कि आई थिंक कंपनी ये रेंज में रहे तो उसको समझना थोड़ा सा आसान होता है. बहुत मल्टीपल सब्सिडरीज नहीं होती है, कंपनी का स्ट्रक्चर लीन होता है, कंपनी छोटे बेस से काम करती है, तो ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव वैल्यू बेटर होती है. एंड वहां पे समझना क्योंकि अपने लिए आसान होता है, तो अपने जनरली इस रेंज में रहने में बिलीव करते हैं. प्लस वहां पे मल्टीपल जो होती है वेल्थ, वो भी काफी बड़े तौर पे हो सकती है, क्योंकि देखिए कैपिटल लिमिटेड है. तो अगर कितना भी बड़ा कैपिटल लिमिटेड है, तो उस कैपिटल को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना, उसके ऊपर बेस्ट रिटर्न्स जनरेट करना, वो पॉसिबल तभी है जब आपके पास अपॉर्चुनिटी साइज थोड़ी बड़ी है, या आपका जो इंटेंशन है विद एनी कंपनी वो थोड़ा बड़ा है. सो प्रोबेबली यहां से भी रिलायंस इज अ 20 लाख करोड़ कंपनी, एंड प्रोबेबली यहां से उसको 10 टाइम्स होने में शायद बहुत टाइम लगे, या it will not be as easy as a company which is let's say like E2E या Avental 50 करोड़ का मार्केट कैप था, 150 करोड़ का मार्केट कैप था, और आज ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है. तो वो बहुत इजी है उसके लिए करना रादर देन रिलायंस के लिए करना. तो और ये बेसिकली इट्स अ सेट नॉर्म इन द मार्केट के एनीबडी हु इज डूइंग अ माइक्रो कैप और स्मॉल कैप और नैनो कैप इन्वेस्टिंग. सो वी इन्वेस्टेड इन अ कंपनी बहुत ही, एंड जहां पे मुझे वैसा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है वहां पे वी डू नॉट ऑफर दैट टू ऑफ कोर्स पब्लिक और द प्राइवेट इंडिविजुअल्स मनी आल्सो, बट वी कैन इन्वेस्ट आवर ओन मनी, वी कैन टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क, एंड दैट इज अ ब्यूटी बेसिकली फॉर आवर ओन मनी, वी कैन टेक दैट दोज रिस्क. सो कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो 50-60 करोड़ की, 70 करोड़ के मार्केट कैप की, आज भी हम उसमें कर देते हैं इन्वेस्टिंग, मे बी विद लेस अमाउंट टुडे एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेस वैसे भी. और ये एक पीरियड, ये एक एरिया है जहां पे मेरे को लगता है कि हमें समझ में आता है. सो स्मॉल इन साइज रिलेट्स टू दैट, बट इट हैज अ बिग पोटेंशियल. वो पोटेंशियल अगर बढ़िया है, बड़ा है, और तो वहां पे विल बी मच मोर इंक्लाइंड टू इन्वेस्ट. लेट्स से सेकंड, इफ आई से के सारथी में ए क्या कहता है, तो ए इज एक्सेलरेटेड कंपनीज ग्रोथ. एक्सेलरेटेड कंपनीज ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि कंपनी के या तो मार्केट शेयर गेन कर रहा है, कंपनी का प्रोडक्ट, कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है विच इज वेरी न्यू इन द मार्केट एंड विच इज एक्चुअली गेटिंग ट्रैक्शन, या कंपनी ने कोई नया कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, या फिर कंपनी का सही टाइम आया है. बहुत बार क्या होता है कि कंपनी ने इन्वेस्टिंग अर्ली कर दिया. E2E हैज ऑलवेज बीन डूइंग दैट. धीरे धीरे उसने राइट टाइम पे, जनरल सो यूज्ड टू बी लाइक दैट. यस. सो मतलब यस ऑफ कोर्स के नल से जल के लिए हम लोग वेट करते रहे फॉर 5 ईयर. 2014 से लेके 2020 तक, हम 21 तक हम वेट करते रहे, एंड समहाउ जब वो स्टॉक ने थकाया, तब जाके
वो स्टॉक चलने लगा Right. और 1-1.5 साल में इट गेव ऑलमोस्ट 10x काइंड ऑफ रिटर्न, लेकिन कंपनी तभी भी तो सेम ही थी। Right. कंपनी की जो कैपेसिटी थी वो इट वाज, अगर आपको एक जिंदल 100 को समझना है तो आपको 3 कंपनियों को साथ में समझना चाहिए, इतनी बड़ी कैपेसिटी थी कंपनी के पास। ऑपरेटिंग लिवरेज, सुपर ऑपरेटिंग लिवरेज था कंपनी के पास। बट ठीक है, देयर व्हाटएवर कैन बी द रीजन फॉर नॉट आई मीन नॉट वेल्थ, हम सही नहीं थे। Hmm. आगे चल के जब हम एग्जिट किए तब हम सही हुए, तो ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि एक्सिलरेटेड कंपनीज ग्रोथ कब आने वाला है, इसका डेफिनेटली जजमेंट होना चाहिए। Hmm. ज्यादातर सिचुएशन ऐसी भी बनती है कि वी यूज अ टर्म, यू ऑलरेडी नो दैट, कि वी यूज अ टर्म कॉल्ड ROIC, Right. so return on incremental capital Yeah. invested. So incrementally कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है और क्या वो आज से बेटर मार्जिन्स कमाएगी, क्या बेटर रिटर्न्स कमाएगी, क्या बेटर ROIs जनरेट, ROCs जनरेट करेगी क्या, और वो ROC कहाँ तक जा सकता है। आज अगर उसने इन्वेस्ट किया है नया, तो एक बात पक्की है कि इट हैज ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ इट्स फिक्स्ड एसेट और इट्स केपेक्स रिक्वायरमेंट। Hmm. Now incrementally what it is investing will only add to the bottom line Right. of the company. So that will actually give us again a hint if there the company can have an accelerated growth. Right. उसके लिए these are few snippets where you can where we can judge a company. Hmm. Then we come to R, that is robust capital allocation. तो रोबस्ट कैपिटल एलोकेशन क्या है कि देखिए, अल्टीमेटली एवरी कंपनी एंड एवरी प्रमोटर इज अ कैपिटल एलोकेटर, इवन वी आर कैपिटल एलोकेटर्स। Right. आज जो हम कमा रहे हैं, लेट्स से इफ योर बिजनेस इज अर्निंग ROC ऑफ 10% ऑफ 20%, Hmm. तो नेक्स्ट बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 21 पे होना चाहिए, 22 पे होना चाहिए। Right. इट शुड नॉट बी लेस देन 20%, कोई भी 20% से कम नहीं कमे, बिकॉज अदरवाइज द नंबर्स विल डिटीरियोरेट। तो कहीं ना कहीं कैपिटल एलोकेशन कहां हो रहा है कंपनी का, किस डायरेक्शन में हो रहा है, क्या वो डायरेक्शन सही है, क्या Hmm. वो डायरेक्शन मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से है क्या। Hmm. अगर वो नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बिजनेस एंड वी शुड नॉट बी वेटिंग। So that brings me to tailwind in industry. So T stands for basically tailwind in industry. So tailwind in industry कैसा है कि जैसे कोई भी कंपनी को, कोई भी इंडस्ट्री अगर वो अपनी हाईएस्ट ग्रोथ पे है, या ग्रोथ अपने आप में इंडस्ट्री इतने बड़े तौर पे ग्रोथ कर रही है, तो कंपनी अगर मीडियोकर भी है ना, तो भी वो अच्छा करेगी। इट इज समथिंग लाइक कि यू आर सेलिंग विद द विंड। तो आज अगर आप ये देखिए कि चलो सोलार की बात करें, एवरीबडी नोज दैट दिस इज अ कमोडिटाइज्ड बिजनेस। अगर आप देखो कि मतलब चाइना में आज की तारीख में जो सेल या जो सोलार पैनल जिस तरह से बिक रहे हैं, देयर इज एन ओवर कैपेसिटी। और ऐसा सोलार में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि इट्स अ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स, इट्स अ कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट। लेकिन पिछले 3 साल में जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, जो प्राइवेट स्पेंडिंग है, जो एक इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स ESG नॉर्म्स, जो सोलार लगाने का एक कंपल्शन लग रहा है बिजनेसेस को, जो गवर्नमेंट की ALMM स्कीम्स है, अब ALCM स्कीम्स आ रही है, मतलब दिस इज गिविंग अ फिनोमिनल ट्रस्ट टू द होल इंडस्ट्री। तो इसमें जो सबसे अच्छे प्लेयर्स हैं वो तो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन जो मीडियोकर प्लेयर्स भी है उनके लिए अपने आप में मार्केट क्रिएटेड, द डिमांड इज गोइंग थ्रू द रूफटॉप एंड द सप्लाई इज समवेयर, देयर इज अ कंस्ट्रेंट इन द सप्लाई। तो एक तो कमोडिटी बिजनेस, दूसरा इंडस्ट्री में जबरदस्त टेलविंड, तीसरा कंपनी जो है वो खुद एक्सेलरेटेड ग्रोथ में है, क्योंकि कंपनीज ने अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन की है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, पॉलिसी सपोर्ट है, और लोगों को क्या चाहिए।
सो आई वाज एक्चुअली मैं इनिशियली इस इंडस्ट्री को भी उसी तरीके से देख रहा था कि यार कमोडिटाइज बिजनेस है, बट आई वाज रॉन्ग इन दैट. मुझे लगता है कि भाई कमोडिटाइज बिजनेस है, लेकिन कहीं ना कहीं देयर इज अ डिमांड सप्लाई मिसमैच बहुत बड़ा है, और कहीं ना कहीं आई थिंक it should be given a shot. And then we started investing in few of the solar companies or solar manufacturing companies. इट्स लाइक कि जब पाई ही इतना बड़ा है तो जो छोटा प्लेयर होगा उसका भी जो शेयर होगा इट विल इंक्रीमेंटली बी अ बिगर वन. Right. जब मतलब पाई अगर छोटा है तो इफ देयर इज अ वन प्लेयर हु इज हैविंग 50-60% मार्केट शेयर, तो जो न्यू प्लेयर होगा उसके लिए ऑटोमेटिक एक काइंड ऑफ बैरियर टू एंट्री काइंड ऑफ क्रिएट हो जाएगा. Right, right. And then we, so tailwind industry is actually very much necessary. And अगर ऐसा है तो it will add to an advantage. Then we have H, which is known as for honest management. So मैंने उसमें at length discuss किया है. But honest management is not कि भाई taking decisions right is not honest management. Taking decisions with integrity is what makes a management honest. But again, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं we have to have a practical approach towards it. प्रैक्टिकली वो देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट जो डिसीजंस ले रहा है वो कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सही है. अगर कंपनी ने कोई ऐसे डिसीजंस भी, जनरली क्या होता है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ज्यादातर अगर आप देखेंगे कि जब मर्जर्स एक्विजिशंस और इस तरह की कोई चीजें होती है इंडस्ट्री में, तो वहां पे माइनॉरिटीज के साथ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है फ्रॉम promoters point of view या from promoter side. क्योंकि they would have to have more share in that or something like that happens. लेकिन तो हमें वो judgment करना पड़ता है. वो judgment people can be judged by their actions, not by their talkings, not by the way that they are speaking. So कहीं ना कहीं honest management is definitely a very very important ingredient. And वो उसके एक्शन में प्रूव होना चाहिए, उसकी कैपिटल एलोकेशन में प्रूव होना चाहिए, उसकी विजन में प्रूव होना चाहिए, उसकी थॉट प्रोसेस में प्रूव होना चाहिए, उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल में ये समझ में आना चाहिए कि ही इज साउंडिंग रीजनेबल. गलतियों को भी एक्सेप्ट करना, इट्स वन ऑफ द ट्रेट ऑफ ऑनेस्ट मैनेजमेंट. So these are certain things which are very important, and honest management is again. To that I would like to add कि मतलब nowadays since access to information has become very easy and now we see more and more people are attending con calls. Even individual investors are taking serious steps to attend the con call, read the annual reports and all. So what happens is कि nowadays many new people who are joining the industry or who are new to investing, they tend to take कि मतलब management is saying कि next 2 years में 2 times revenue growth होगा, margins will be from 15% to 22% ये, and बोलेंगे हम ये capex करेंगे and वो करेंगे, and they try to factor in all those things and they come up with a valuation and उनको लगता है कि now it is undervalued. But I believe कि it's good to understand what management's vision is, what guidance they are giving, because ultimately that is important to from an investing point of view. But I also feel कि we also as an investor we also have to assess कि क्या उनमें वो capability है वो करने की. Yes. अगर capability नहीं है, वो बोल रहे मैं 2x करूँगा, तो वो हमें जज करना पड़ेगा कि मतलब वो कहाँ से लाएगा, वो 2x करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, what will be the growth triggers and go. मतलब ठीक है, we can understand management's guidance, but at the end of the day उसमें capability है, वो assess करना बहुत important हो जाता है. Yes. Secondly, वो भी जज करना पड़ेगा कि क्या walking the talk हो रहा है या नहीं. ऐसा नहीं कि we are talking and we are not actually implementing and executing the thing. So you already know this, लेकिन let's for an example, if we say time techno. So Right. time techno में the only thesis that we entered into was the management is walking the talk. Right. And from an ROC of 14%, They are. Bharat ji is guiding कि भाई हम 17-18% तक करेंगे, and he has been doing that Yeah. and wonderfully doing that. Yeah. And it is again a winner for us.
So कहीं ना कहीं this is how actually मतलब even that industry or that company did not have a very big tailwind, but we took a call on the management, we took a call on the financials of the company, we took a call on the valuation side, and then we rided the wave. Even in the recent con call, when initial thesis was that they would be selling off their Middle East low margin business and they Right. would be focusing on high margin value added products. So now in the recent result as well, they declined the sale. Correct. So that also changed the initial thesis, but that didn't let us to exit the company, because that decision seemed to be a logical one, because they are raising funds for capex, and that disinvestment was also be done for capex only. So Yes. that seemed to be a logical one. So that didn't change our thesis a bit. Correct. So we have to judge that, and finally, what we have is eyes for improving technicals. So जैसे पहले भी डिस्कशन हुआ कि the charts and the chart reading will filter all the noises, all the biases, and will bring us to a conclusion कि how a chart and what a chart is saying, and this is what the market supreme, मतलब this is where the markets are supreme. So basically it will tell us कि क्या ये स्टॉक में we have to maintain or we have to exit, और maybe exits भी technicals दे सकते हैं, entries भी technicals दे सकते हैं. So again it's just a mirror of the market, what the market is saying, and removing all the other shadows from which can misguide us. तो charts में कैसा है ना कि how we target basically is we have gone through a Elliott wave theory, and Elliott wave theory में there is one portion which says that a stock is in third wave. Third wave is generally the best, the longest, and where the superior wealth creation can happen and alpha return and superior returns can be generated. So so what we have done is, over a period of time, what we have understood is that those companies which are in third wave, उनका पूरा financial transformation होता है, capacity expanded होता है, companies के market share बहुत अच्छा होता है, या market share gaining होता है, कोई नया प्रोडक्ट जो है वो पूरे मार्केट को चेंज करता है, कोई इंडस्ट्री में ही इतने बड़े टेलविंड आते हैं कि कंपनी अपने आप से जो ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले आउट होती है बिकॉज ऑफ द एक्सेस कैपेसिटी. तो ये जो फंडामेंटल्स उस वक्त जो कंपनी के रहे, अगर हम उसको प्रॉपरली मैप करें विद द चार्ट्स ऑफ द कंपनी, विद द टेक्निकल्स ऑफ द कंपनी, तो देयर आर चांसेस दैट वी विल definitely be able to capture third wave, and this is our whole endeavor कि जहां पे सबसे बेस्ट रिटर्न है. एक थर्ड वेव का एक बहुत अच्छा तरीका क्या है या समझने का तरीका क्या है कि या उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है. सो इवन इफ द मार्केट बेसिकली when there is a fall in the market, these will be the stocks which will again make better highs or newer highs. Basically previous high को वो अपना तोड़ेगा whenever there is a small recovery in the market also. So the chances of losing the capital या even putting your capital to a loss becomes very less. And जनरली मैंने देखा है कि अगर आपका थीसिस जो है वो अगर प्ले आउट होता है विद द प्राइस ऑफ द स्टॉक, विद द वेल्थ क्रिएशन ऑफ द स्टॉक, तो आपके लिए वो कंफर्टेबल पोजीशन हो जाती है टू रिमेन विद द स्टॉक फॉर longer period of time. So definitely when I say कि Balu Forge was 2,500 crore kind of market cap company when we started to see it, and the company was setting up the tone. Everything was right from the beginning. Small cap है, yes. Accelerated company's growth है, तो जिस तरह की इंडस्ट्री में थी, forging इंडस्ट्री में, as well as प्रिसीजन इंजीनियरिंग में, प्रिसीजन इंजीनियरिंग में भी डिफेंस एंड रेलवेज को टारगेट कर रही है. रोबस्ट कैपिटल एलोकेशन, यस के कंपनी ने करीब 800 करोड़ रुपए रेज किए थे विद वन ऑफ द बिग इन्वेस्टर्स इन इंडिया.
tailwind in the industry. We could see that. We could see in the numbers. Honest management. It looks to be the management is honestly working towards better capital allocation, which gave us a hint that it can be. Of course, there were few red flags, but we tried to ignore that because पहले भी discuss किया है कि 100% cannot be is what जो 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 100% परफेक्ट है वो परमात्मा है, वो इंसान नहीं है. तो कहीं ना कहीं हम लोगों को स्नैपशॉट्स मिले ना, तो भी इन्वेस्टेड एंड द स्टॉक एक्चुअली मतलब it just ran away like anything. And 6 महीने में 3 times, almost 3-4 times हो गया स्टॉक. So it gave us an idea कि यार कहीं ना कहीं ये जो थर्ड वेव है, ये हमने we were able to capture that. And of course there are few other parameters which tells us that this is the third wave actually from technical point of view also. So we try to merge both of them. इसीलिए one of our we are also on small case as you know, तो उसमें भी we have kept the name of our portfolio is what is third wave portfolio. So we try to position ourselves in the third wave. So it's like you evaluate companies and study companies in stage 2 and all. Yes. But you tend to position yourself when there is an inflection point or company is Yes. moving towards the third wave. So this incremental ROIC is also generally it happens in third wave where the ROICs are magnified like anything. So if a company is investing 100 crore, he probably be earning 100 crore because capex वगैरह सब कुछ हो चुका है. तो अब जो पैसा लग रहा है उससे incrementally सीधा bottom line As बढ़ने we वाला have है. seen in the तो case of APL Apollo. yes, so exponential growth we can expect at least for a few years time. और during those few years also अगर हम right allocation से वो capital में रहे, वो company में वो company का stock own कर लेते हैं, तो the stocks मतलब they can generate a generational wealth of course, और बहुत अच्छा return मिल सकता है for the investors also. So this is how whole theory or whole philosophy of Sarthi arises. So it's like there is a book by the name by Pat Dorsey, who is a director of stock analysis at Morningstar. So in the first chapter or in the second chapter, he quotes that he used to attend Berkshire's annual general meeting every time, and there used to be a person who used to say that next time मैं नहीं आऊँगा because Warren Buffett keeps on saying one thing, same thing every year again and again. He doesn't say something new, but he mentions that this is something, one of the most phenomenal thing, because you are so convinced on your philosophy and you have articulated that in a way that you are really confident on it. So that is also been, I can see that you and we of course have been able to do that, and we are very much able to articulate the whole learnings into the 6 terms of Sarthi and all. So yeah, now Sarthi would of course help us to pick the right stocks, but there is also another angle which comes in of for wealth creation. Of course, picking the right stock is of course the most primary important thing. Right stock would be the wrong way, right business is one. So how do you, what's your philosophy when it comes to portfolio construction and allocation? Because at the end of the day, we as an investor are just capital allocators. Correct. So look, I actually believe in taking risk. So if a particular stock, basically it's where I have a conviction, so I usually allocate a higher weight to that particular stock and let the thesis play out. So this also comes with something when the market is good. So when the market is good, you can do stock allocations, weight allocations in a very lofty way. Maybe a very higher allocations you can do. लेकिन when you are in a market situation where risk management actually comes in a very big way, let's say when you have a correction in the market, so the drawdowns can also be very uncomfortable with these kind of allocation. So
at that point of time we definitely guide our clients के वहाँ when there is a bear market, or you can say kind of correction in the market, to make them stay longer in the markets and to make them taste the wealth creation. The allocations that I do usually is not a lofty one, is not a one-sided, or it's not concentrated. But when there is a market which gives me the confidence कि अभी ये market में we can do that, and the company of course सारथी पे पहले वो approve होनी चाहिए, उसके बाद market scope देखना है, वहाँ पे we can definitely do some allocations which are one-sided. So, but no allocation can go more higher than, let's say, 15-17% of the total portfolio. In personally, I can even go and hold a single stock in my folios. अगर मुझे वैसा कॉन्फिडेंस है तो मनी मेरा है, पैसा मेरा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मेरी किसी और के लिए नहीं है, और इसीलिए मैंने कहा कि जिस तरह के एलोकेशंस में कभी कभार कर लेता हूँ, गॉड नोस कि क्या पता हॉबी कोई प्रोफेशन बना के गाने पड़े, लेकिन आई एम रेडी टू टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क इन द मार्केट विद माय ओन मनी, ऑफ कोर्स नॉट विद द क्लाइंट्स. और क्लाइंट्स को मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार एलोकेशन क्या है कि क्लाइंट्स के लिए, फ्रॉम क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव, दे शुड डू एलोकेशन व्हिच गिव्स देम द कंफर्ट. हम एक बता सकते हैं कि यार आप इतना एलोकेशन कर सकते हो, लेकिन अगर समझो किसी क्लाइंट ने 1 करोड़ रुपए लगाए, 1 करोड़ में से हम बोलते हैं यार 20 लाख रुपए एक स्टॉक में लगा दे, लेकिन इफ ही इज नॉट कंफर्टेबल, ड्रॉ डाउन वो नहीं दे सकता, क्योंकि 20 का अगर 10 भी हो गया तो 50% ऑफ द पोर्टफोलियो गया तो 10% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो चला जाता है. अगर वो वैसे ड्रॉ डाउन नहीं देख सकता है तो अल्टीमेटली हम वो डिसीजन क्लाइंट्स पे भी छोड़ देते हैं. हम उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम उनका एक्सपीरियंस उस वजह से, हमारे एलोकेशन की वजह से खराब एक्सपीरियंस करके वो अगर मार्केट से ही चला जाए तो दैट इज नॉट गुड. तो उसको वो वेल्थ क्रिएशन के लिए या वो हैंड होल्डिंग देते रहना पड़ता है. तो वी कीप ऑन डूइंग दैट हैंड होल्डिंग, वी कीप ऑन टेलिंग देम के you can do this kind of allocation, लेकिन ultimately the decision is with them. It's Peter Lynch says that as an investor you should have a brain, but what most importantly you should have a stomach to sustain the drawdowns in the folios. In my life journey probably छोटे से कैपिटल था जब स्टार्ट किया था, जॉब करके आया था, और वन डे विद दिस काइंड ऑफ कैपिटल बहुत बड़ा डेंट लगा पूरे पोर्टफोलियो पे, एंड देन केम बैक बिकॉज अंडरलाइन प्रिंसिपल्स तो सेम है. वहां से लर्निंग जो हुई वो लर्निंग को लेके आगे बढ़े और रिफाइन करते करते अपने प्रोसेस को यहाँ तक पहुंचे. तो कहने का मतलब है कि allocations is something which a client or an investor should understand his own mentality. किस mental level पे, किस level पे वो अपने allocation से comfortable है, because वो ही उसको ज्यादा टाइम तक मार्केट में रहने के लिए मदद करेगा. और अगर वो ऐसा करता है और वो मार्केट में टाइम दे देता है तो मार्केट उसको वेल्थ देने के लिए बिल्कुल शाई अवे नहीं होगा. मार्केट will give all the wealth. Now, many a times I have, like, since I'm learning this markets and businesses, so many a times I have listened to some good investors or practitioners, I would say, saying कि real maturity comes when you face a first loss or you bust your capital and all. But I always believe that as a newbie in the market or a new person, you need to get a taste of initial success so that your confidence gets built up first. Then you can easily sustain the another loss as well. So what's your view on initial success or on the markets? Is it good to have an initial success in the market? Because
in after COVID, I guess many new people have joined, especially a young generation of my age in the markets, believe tasting the bull market, like it's been raging bull market for like 18 months now. It has been correcting now. So what's your view on it? देखो एक सिंपल चीज है यार कि आई थिंक वी शुड टॉक ओनली अबाउट व्हाट आर कंट्रोलेबल्स सो सक्सेस एंड फेलियर बेसिकली इज नॉट इन आवर कंट्रोल सक्सेस एंड लॉसेस is not in our control. So even if you start tomorrow even in the bear market, probably that you will be facing a lot of losses from there also. Nobody has seen that, and nobody can actually control that. What is in our control is what our process is. हमें वो प्रोसेस को फॉलो करना है. अगर आपका प्रोसेस ठीक है, वो आपके लिए ठीक है, तो आप मार्केट में सही करोगे. आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है जो राकेश झुंझुनवाला ने, राकेश सर ने कहा था कि आप मिस्टेक तो करोगे ही करोगे मार्केट में. सिर्फ मिस्टेक उतनी करो कि आप सरवाइव कर सको दूसरी मिस्टेक करने के लिए. You have to do only that mistake where you can survive to make another mistake. वही आपको ध्यान रखना है. और ये मार्केट तो एक्चुअली क्या है कि पहले एक्सपीरियंस देता है, पहले लॉस देखा, पहले एक्सपीरियंस देगा, फिर सिखाएगा. उल्टा मार्केट. तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज बिल्कुल एज अ न्यू इन्वेस्टर्स, आई थिंक व्हाट कैन सेव यू इज योर प्रोसेस. Of course, your capital allocation. I mean, your allocation where you want to buy or allocate the money. लेकिन only these two things can safely make you sail through this Kurukshetra of what financial world is. कोई दूसरा चीज आपको नहीं बचा सकता. तीसरी चीज है be humble in the market. अगर मार्केट आपको कुछ और बोल रहा है, अगर आपको कुछ ये लग रहा है कि आप गलत हो, आई मीन मार्केट सही है, आप गलत हो, ऑफ कोर्स, तो उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करो, कट योर लॉसेस, बी आउट ऑफ द मार्केट. इस मार्केट में ईगो न्यूटन का नहीं चलता है. तो हम जैसे आप लोगों का क्या चलेगा. बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है, इस मार्केट से आप झगड़ नहीं सकते, आप इससे फाइट नहीं कर सकते. हम बहुत छोटे लोग हैं. मार्केट्स आर सुप्रीम, इसीलिए तो बोल रहे बार बार मार्केट्स आर सुप्रीम. अर्जुन ने पूरे महाभारत में आप देखिए, बहुत जगह पे इवन आफ्टर गीता का ज्ञान सुनने के बाद में भी उनमें अहंकार था. बट व्हाट मेड अर्जुन इज उसने वो मिस्टेक को श्री कृष्ण के सामने एक्सेप्ट किया, हाथ जोड़े और उनसे माफी मांगी और फिर आगे चले. इसीलिए अर्जुन है. तो आपको भी वही लर्न करना है कि मार्केट में मिस्टेक करते रहो, समझते रहो, सिर्फ मिस्टेक उतनी करो कि दूसरी मिस्टेक करने के लिए जिंदा सरवाइव करो. That's true, because that's the ultimate thing which can help us is the process, to get the research and process right, and to be learning. Because what I have seen in my brief journey is like sometimes the facts changes, but the perception or view doesn't. Correct. And we tend to have that perception while the whole background has changed. Correct. A lot. For example, if I have to quote recent rally, as an individual, I have missed the complete PSU rally and the defense, Right. believing कि नहीं ये तो government है and all. What I fail to understand is कि this government believes on execution. There was policy support and trust there into the markets. Correct. And this whole Make in India thing. So I think as an investor we also have to be flexible enough to change our vision and change our view or perception when the facts and data changes. Because facts and data should govern us, not the perception or view which we have. Absolutely. And one more thing which I would like to ask you, since you have been studying multiple businesses over the last 15 to 20 years, is that sometimes you invest in a company with an initial thesis of, let's say, X or Y. And with the time that whole
thing gets changes. So how to reevaluate that businesses once again? And also this is the one question. And second question which I also would like to ask you is ki, for example, you invested in a stock in a company basically at let's say 200 crore or 100 crore market cap. It becomes a 400 crore market cap. It almost get double. So as a new to the market, it psychologically paralyzes once कि यार 200 में देखा था अभी 400 हो गया, वापस क्या डालना चाहिए या नहीं, क्या यही फेयर वैल्यू है या नहीं. So how to tackle such situation? देखो, मैं अपना तरीका बता सकता हूँ. आपके लिए क्या सही है that you are best judge to do that. तो हम लोग what do we do is we make doctor sheet. हम उसको डॉक्टर शीट बोलते हैं. एक्सेल वर्किंग ही है. तो वो एक्सेल वर्किंग को हम लोगों ने हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इस तरीके से बनाया हुआ है कि जो रेशियोज या जो फिल्टर्ड डिसीजन, मतलब जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स जो हमें हेल्प करे किसी भी तरीके का डिसीजन मेकिंग करने में, चाहे वो किसी कंपनी की रेगुलर ग्रोथ ट्रैक करना हो या किसी कंपनी में नया इन्वेस्टमेंट करना हो. सो दैट इज अगेन अवर बाइबल. यू कैन से बाइबल बोल लो या आप गीता बोल लो कि भाई वो ही हमारा एक तरीका है कि किसी भी कंपनी को समझने के लिए. तो पहले हमने सारथी के बेसिस पे पूरी कंपनी को स्टडी की. उसके बाद में अल्टीमेटली देखो, एवरीथिंग इन फाइनेंशियल वर्ल्ड इज व्हाट नंबर्स इज. और हमारा तो बहुत स्ट्रांग मानना है कि जहां नंबर्स है वहां पे ही हमें कंफर्ट है. जहां पे नंबर्स नहीं है वहां पे कंफर्टेबल नहीं है. मतलब वी आर नॉट प्योरली इनटू पी इन्वेस्टिंग या सीड फंडिंग, सीड फंड इन्वेस्टिंग जैसा, जहां पे प्योर कॉल लिया जाता है एकदम बिजनेस पे या प्योर कॉल लिया जाता है प्रमोटर्स पे. हम लोग मिक्स एंड मैच करते हैं. तो इन दैट केस जो भी अपने फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं हम उस डॉक्टर शीट में रेगुलरली पुट इन करते हैं. हमारे जो उसके बेसिस पे वी कम टू नो के सारथी के कितने चीजें टिक इन हो रही. तो ऑफ कोर्स सारथी इज नॉट समथिंग व्हिच इज 100% ऑब्जेक्टिव. देयर इज अ subjective element also, but that subjectivity comes with what we have been reading about the company, about the industry, about the management, about the conference calls. वहां से उस subjectivity को we try to convert that into an objective thing. And then we come to know कि यार क्या ये कंपनी हमारे सारथी के पैरामीटर्स पे प्लस नंबर्स पे खरी उतर रही है. Am I able to test that? If I am able to test that and I am keep on doing that, I mean if there is a new quarterly With every facts with coming every in, facts you try to reevaluate it. yes, and keep on doing that, and it brings me to a situation जहाँ पे हो सकता है कि 200 करोड़ का मार्केट कैप पे अगर मैंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया है और मुझे लगता है कि नए फैक्ट्स ऐसे हैं कि जो कंपनी को यहाँ से 4000 करोड़ के मार्केट कैप तक लेके जा सकता है. लेट्स से 10 बैगर हो सकता है assuming, तो 400 पे भी शायद मैं इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ. हो सकता है 1000 करोड़ तक भी मार्केट कैप तक आई कैन कीप ऑन इन्वेस्टिंग गिवन द पॉइंट के नए फैक्ट्स आ रहे हैं और हमारे जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं इन द डॉक्टर शीट दे आर टेलिंग मी के यस देयर इज अ स्कोप, देयर इज स्टिल फेयर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ. It's like कि मतलब with every new fact coming in, you have to articulate it in a particular manner. Means with every fact coming in, you try to assess कि क्या इससे terminal value of the business बढ़ रही है नहीं. If the terminal value is increasing, you can even invest in that 400 crore market. Yes, increasing. Yes. So मतलब it's like कि if we would be fact driven, number driven kind of thing, that we can, that's the way we can, one of the way we can break that psychological paralysis that happens when कि 200 में देखा 400 में, because that happened with me across many businesses. I'm not that much, but yeah, across the. So the future number predictability will help you to remain with the stock for a longer period, to hold the stock for a longer period of time, and hence probably जो कंपनी का potential है, let's say 5 bagger होने का, उसमें आप डबलर बोल के नहीं निकल जाते. You still remain with the stock.
So this is how we are doing it. Like that's it's a very good way to assess that, and which help us to stay longer with the company. Now coming to the like, it's been already I guess an hour or so. I haven't seen the clock because I was so much into absorbing the whole knowledge and learnings from your experience. Ki, what's your outlook on the current scenario? If I have to just brief it, like the how you look at the India story in the future and the market situation right now in the not large cap thing but in small micro cap space where you are very active while tracking and investing. Look, as discussed earlier also that India is still a small cap in the world map. When we are seeing talking about a $10 trillion economy or maybe a 15 trillion kind of economy, so you can still assume that the market is going to be double from here. Leave the stocks. The stocks can be, a hell lot of wealth is yet to be created, yet to be made. You have to keep your eyes, ears open for getting the right ideas on later and allocating your funds in a right way. Indian economy is probably a start and ये क्या होता है ना ये एनिमल स्पिरिट जैसा होता है आप आजकल देखते हैं कि कोई एक छोटी सी रील है वो वायरल हो जाती है कोई छोटी सी न्यूज है वो वायरल हो जाती है बिकॉज वी आर लिविंग इन दैट काइंड ऑफ एटमोस्फियर एवरीथिंग इज वेरी फास्ट बुलेट ट्रेन से लेके नॉर्मल ट्रेन की स्पीड भी बढ़ा दी गई है मोदी जी ने काम उस तरह से करके रखे हैं कि जो 60-70 किलोमीटर पर आवर पे चलती थी उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया है स्पीड को क्योंकि ह्यूमन लाइफ एक्चुअली फास्ट हो गई तो जब ह्यूमन लाइफ फास्ट हो गई है एंटरप्रेन्योर स्पिरिट जो अभी इंडिया में चल रही है एक पूरा अच्छा माहौल बना हुआ है पॉलिसी का पूरा सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से तो आप ये मान के चलिए कि दिस एनिमल स्पिरिट इज नॉट गोइंग टू डाई एनी टाइम सून एंड एक बार जो ये किक स्टार्ट हो चुका है तो अब बीएससी एसएमईज एनएससी एसएमईज की जो छोटी कंपनियां हैं जिनके पास में एक्सेस ऑफ द कैपिटल नहीं है जो अच्छा कर रही है अब जब कैपिटल मिलता है तो उनकी एनिमल स्पिरिट और कैसी हो जाएगी उनकी एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट और कैसी हो जाएगी तो मुझे तो लगता है कि इट इज जस्ट टू स्टार्ट और ऑनेस्टली मैं तो और कोई वर्ल्ड मार्केट नहीं देखता हूँ आज की तारीख में मैं तो सिर्फ इंडिया पे ही फोकस्ड हूँ मुझे बाहर की हम इंफॉर्मेशन एज अ हमारे इंडियन स्टॉक्स को समझने के लिए ले सकते हैं लेकिन वहां पे हम बहुत सीरियस वर्क कर नहीं रहे हैं So, like, to come to a conclusion, like it's been almost an hour or so we have been talking and absolutely learning from you and your experience in the markets. So, what guidance or kind of learnings you would like to give to new investors who are coming in the market now? So, what should they do to become a better investors? So, as discussed, learning will not be ending anytime, and in this market, you have to learn and learn and learn and learn. There is no other option, and there is no other way out. Secondly, to learn, read a lot. Youngsters are actually more inclined towards Instas and Facebooks, and वो यूज करना अपने आप में ठीक है लेकिन I think reading is something which you talk to any successful businessman, industrialist, they would spend n number of time to read more because reading से articulation और better होता है, vision और clear होता है. So मेरा actually बहुत एक जबरदस्त ये सोचना है कि अंबानीज जो है वो उन्होंने हमें प्रोडक्ट तो ऐसा पकड़ा दिया है लेकिन डू यू रियली थिंक दैट अंबानी यूज भी करते होंगे फोन्स you do not become a product when something is free you are a product
This is what is saying in the market. Right. Insta, Facebook, ये सब actually they are actually using your time. तो अगर वहाँ पे कुछ अच्छा है, no doubt, वहाँ पे कुछ अच्छा कर सकते हो. You can always have that leave period to do it and leeway to do it. But read a lot and be humble. Markets को supreme मानो, अपने process को follow करो, and then you just need to surrender with the again with in front of markets and in front of Almighty. क्योंकि फल वही देने वाला है. आप और ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है. आप अगर कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, डू योर कर्मा, फल जो है वो अल्टीमेटली भगवान में. हाँ, आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, एम्बिशंस रख सकते हो, ताकि आपकी एनर्जी उस टारगेट को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में फोकस्ड हो जाए. बट अल्टीमेटली वो आपका सिर्फ सोल गोल नहीं होना चाहिए. द प्रोसेस शुड बी द मेन सारथी ऑफ योर्स. Like system should be there in the place. So yeah, it was like absolutely power packed session where I learned, and of course many people who are watching this would have learned many things from your journey and experience, and you are very candid while sharing it, and very what I would say, open to share your learnings as well, which is what a new investor or a learner wants, to understand and to get in touch with such a good investor. So to bring to an end, I would like to thank you for sparing time to share your experience, your learnings and knowledge about the markets, your way of looking at it, your investing style and philosophy, and of course your variant perception. Like every company, while evaluating, we tend to look at what something different it is doing, and in investing world it is called as variant perception. For giving us your way of looking at markets, because every investor has its way of looking at it. So sharing that variant perception and accumulating that over a period of time help us to, it's like having a tool, पूरा मतलब कैसे है कि वॉर रूम जैसा है, where you have guns, bazooka, snipers and all. कब पता नहीं कब कौन सा यूज है. So that variant perception that we learn from businesses as well, from investors as well, help us a lot in our journey. So I would like to thank you once again for candidly sharing your experience and knowledge.